स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबरों में बात करेंगे हम वक्फ बिल की। वक्फ बिल को लेकर के काफी हंगामा है। सरकार ने अपना काम किया, अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके देश भर में कई मुस्लिम संगठन अभी आंदोलन की राह पर। जुमे की नमाज के दरमियान कई जगह पे प्रदर्शन भी हुए। कानून बन चुका है, क्या सोचते हैं बुद्धिजीवी वर्ग या जर्नलिस्ट? हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं, हम उनसे आज चर्चा करेंगे। क्या कुछ मानना है? गवर्नमेंट कानून बना चुका है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल से सुनवाई शुरू होनी है और उसके बाद में क्या कुछ निकल करके आता है देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक केवल यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी है कि अर्जियां जो दी गई हैं, यानी कि जो मामले में अपनी ओर से याचिकाएं उसमें लगाई गई हैं, उन पर सुनवाई करने को राजी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। खैर, लेकिन क्या एक आम मुसलमान को डरना चाहिए या फिर केंद्र सरकार के सामने चुनौती है कि मुसलमानों को ये भरोसा दिला सके कि जो कुछ किया जा रहा है वो आपके लिए किया जा रहा है, आपकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है, आपकी तरक्की के लिए किया जा रहा है, जो वर्षों से नहीं हो सका। क्योंकि ये मैं शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि बीजेपी का तर्क और सरकार का तर्क यही है और घबराहट मुसलमानों में है। उसको लेके कहा जाता है कि कुछ नेता जिनका वेस्टर्न हित है, यानी कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रविंद्रनाथ कौशिक साहब देहरादून से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वक्फ बिल लागू हो गया, एक लंबी जदोजहद के बाद ये लागू किया गया। बीजेपी का इसे हिडन एजेंडा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीजें रही और बाकायदा इन्होंने कहा कि आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार के सामने भी चुनौती है? चुनौती इस बात की कि आप भरोसा दिला सके मुसलमानों को ये आपकी तरक्की के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, और मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं ताकि वो शांत हो सके। तो किस तरह से, किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्योंकि कानून बन चुका है। राज्य अगर कोई कह रहा है कि मैं लागू नहीं करूंगी, उसके अपने रूल्स है, अनुच्छेद कहता है हमारा कि आप इसे रोक नहीं सकते। जी राजीव जी। देखिए योगेंद्र, कानून तो लागू हो गया। जब संसद ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, अधिसूचना जारी हो गई, तो एक कानून तो लागू हो गया। संसद से जो पारित कानून है वो सबको मानना होगा, सबके लिए लाजमी है। अब उससे कोई ना इत्तेफाकी रखता है तो उसके अलग लोकतांत्रिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, आप अदालत की शरण ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और जहां तक इस कानून को बनाना है, उससे पहले बहुत बड़ी कवायद भी हुई। जेपीसी का भी गठन हुआ, आपने देखा जेपीसी में भी बहुत लोगों की आपत्तियां, सुझाव, जो सब चीजें आई। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पर काफी विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद सरकार ने इसको कानून बनाया। अब इसमें दोनों बातें हैं कि जो एक मुस्लिम वर्ग का जो वक्फ बोर्ड है उसके लिए, तो उसमें एक वर्ग जो इससे, जहां तक मैं समझता हूँ, जो लाभान्वित वर्ग रहा, वो इस कानून का कहीं विरोध कर रहा है। और जब सरकार का ये कहना है कि जो निचले तबके का मुस्लिम है, पसमानदा मुसलमान जिसको कहा जाता है, जो गरीब मुसलमान है, कि उसकी बहबूदी के लिए कहीं काम वक्फ बोर्ड ने नहीं किया। तो जहाँ असलियत में काम तो उसके लिए होना चाहिए था कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, उनकी उन्नति पर, तरक्की पर, जो गरीब मुसलमान है। वक्फ का मतलब ये है कि दान में दी गई संपत्ति, तो जो दान में दी गई संपत्ति है उसका उपयोग, सदुपयोग तो यही होता है कि जो वंचित वर्ग है, जो अब तक इस चीजों का लाभ नहीं उठा पाया, जो मूल धारा से दूर रहा, उसकी उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मकसद तो हल नहीं हो पाया। तो देश भर में देखा जाए तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उसके मतलब खरबों रुपए की संपत्ति है, वो कुछ लोगों के ही कब्जे में है। उन्होंने अपने किराए पे ले रखी है, जो भी है बहुत मामूली से किराए पे ले रखी है, जबकि करोड़ों रुपए उनके किराया आ सकता है, वो हजारों की, सैकड़ों रुपए की संख्या में आता है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं विरोध भी था लोगों में जो था। लेकिन अब ये एक सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है कि मस्जिद ले ली जाएगी, उनके मदरसे ले लिए जाएंगे, जबकि कानून का जहां तक अध्ययन की है,
या हमने पार्लियामेंट की डिबेट भी सुनी है, उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि कहीं किसी मस्जिद को ले लिया जाएगा या किसी मदरसे को ले लिया जाएगा, इसमें कहीं नहीं है। लेकिन जो काबिज है या जो अनऑथराइज रूप से है, उन लोगों को जरूर परेशानी हो रही है। अब इसका वक्फ बोर्ड बनेगा, उसमें महिला सदस्य भी होंगी, तो ये अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए भी बैठाया जाएगा। लेकिन साथ में जो सियासी दल होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, अब भाजपा आई है तो उसको शुरुआत से ये माना जाता है कि वो जो मुस्लिम वर्ग है वो उससे कहीं असंतुष्ट माना जाता है भाजपा से। तो अब जो भाजपा के कोर एजेंडे थे, आप देखिए शुरुआत से राम मंदिर उन्होंने बना लिया, उसको भी लेके मुस्लिमों ने 3 तलाक का कानून पास किया, सीएए का आया कानून, कश्मीर में 370 हटाई। तो इन सब को लेके कई एक जो वर्ग है उसको ये शायद ये महसूस होता है कि हमारे खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल हो सकता है। हमारे ये पार्टी या जिसकी सरकार सत्ता में जो दल है वो हमारे हितों के खिलाफ काम करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो हमको दबाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तक 11 साल का शासन हो गया इस सरकार का, इन्होंने कानून ऐसे बनाए, लेकिन ठीक है 3 तलाक बनाया तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को ही फायदा मिलने वाली बात थी, लेकिन वो शरीयत की बात करते हैं। लेकिन शरीयत जो इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून ही सबको मानना चाहिए। तो शरीयत का कानून माने तो चोरी करने वाले से क्या दंड होगा, वो होगा, वो उस पर भी हो। लेकिन नहीं, 3 तलाक में या और दूसरी चीजों में कि शरीयत की चीज चलेगी, तो ये हो नहीं सकता। अब देश एक बहुत बदल गया, प्रगतिशीलता का जमाना है, सबको जहाँ पुरुष है महिला है सबको समान अधिकार है, तो उनको कहीं दबाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कानून ऐसे थे, पुराने जो धार्मिक कानून होते हैं जब पुराने चले आते हैं पुरानी परिपाटी में, तो ठीक है, हो सकता है वो उस जमाने में ऐसा ही हो। लेकिन मौजूदा दौर में जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीजें हर एक नागरिक को हासिल करने का अधिकार है, कहीं उसको वंचित नहीं किया जाए। तो इसी तरीके का वक्फ कानून भी शायद उनको लगता हो, लेकिन हो सकता है कि भाजपा सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो आम मुसलमानों को समझाएं कि उनके हित के खिलाफ। राजू जी सही कह रहे हैं, क्योंकि तर्क यही दिया जा रहा है कि 75 साल से वक्फ की संपत्ति बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोगों ने उसको अपनी ओर से छोड़ा, दान किया गया, आम भाषा में अगर उसे समझने की कोशिश करो। उसके पीछे यही थी कि कौम के लिए, आम पब्लिक के लिए हॉस्पिटल्स खुल सके, वहां पे यूनिवर्सिटी बने, कॉलेजेस बने, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा चैरिटी का काम किया जाना चाहिए जिसपे उस कौम की या आम पब्लिक को उसका बेनिफिट मिल सके। हो क्या गया, दुकानें बना दी गई, कब्जे कर लिए गए। एक दुकान उसी लोकेशन में 1 लाख रुपए महीना किराया है और वहां पे 700 रुपए जिसने वक्त की संपत्ति पे दुकान ले रखी है। तो बीजेपी का और सरकार का तर्क यही है कि इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक तो रेगुलराइज की जाएगी, उसे एक रजिस्टर किया जाएगा कि हाँ ये संपत्ति वक्फ की है, जिसके पास से मेरी दुकान है या जो भी कुछ है। एक तो ये एक चिंता की बात है लोगों के सामने कि ये कराने के बाद में जाहिर सी बात है कि अगर प्राइम लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है और उस पर आप काबिज है तो आपको किराया भी उसी तरह से देना होगा, ये बड़ी बात है। तो इसका विरोध के पीछे बीजेपी का ये तर्क है कि उन लोगों को चिंता सता रही है कि जिनकी धरती खिसकती नजर आ रही है, किस मकसद से उन्होंने जमीनें किसी ने दी और आप उसका किस तरह से बेजा फायदा उठा पा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी के सामने भी, सरकार के सामने चुनौती होगी राजीव जी, कि आपको ये आम मुसलमान को भरोसा दिलाना होगा कि वाकई जो पहले चूक रही संपत्ति को लेकर के अब वो आगे नहीं होगी और अब आपकी कौम की तरक्की के लिए ही ये सब कुछ किया जाएगा। हाँ जी राजीव जी। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। सरकार की एक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि वो आम मुसलमानों में जो गरीब तबका है, पसमानदा मुसलमान है, उनको ये समझाए कि ये तुम्हारे हितों के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जो सियासी लीडर होते हैं या धार्मिक लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त उस तरीके से आम जो जनता है उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि ये उनके हितों के, उनके धर्म के खिलाफ ये कानून इस सरकार ने बना दिया। लेकिन अब ये जिम्मेदारी यदि इस तरीके का प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है, तो उसको लेके अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को उनके बीच में भेजे कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिस तरीके से ये सियासी लोग उनको बता रहे हैं या बरगला रहे हैं
तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें भी एक समझदार वर्ग है। उस पूरे समुदाय में ऐसा तो है नहीं कि ज्यादातर लोग इस चीज को समझते नहीं है, या धार्मिक जो लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं किसी भी धर्म के, उनके बहकावे में आ जाए। ये बात भी सही है कि हमारे देश में जितने भी धर्म है या संप्रदाय हैं, उनमें सियासी नेताओं के से ज्यादा कहीं धार्मिक जो नेता होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो जो एक अशिक्षित वर्ग होता है, तो वो धर्म के जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु जिनको कह सकते हैं हम, तो उनके प्रभाव में ज्यादा जल्दी आता है, उनकी बात को जल्दी स्वीकार भी कर लेता है कि नहीं ये कह रहे हैं तो ये बात सही होगी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा भी पक्ष होता है, तो वो पक्ष बताने की, कानून बनाया सरकार ने, तो सरकार को अभी लोगों को, अपने लोगों को उनके बीच भेजना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं, कहीं खिलाफ में नहीं है, इसमें और ज्यादा आपकी उन्नति होगी, आपके हित में ही पैसा आप वक्त खर्च कर सकेगा। कुछ लोगों के हाथ में जो संपत्ति इकट्ठी हो गई थी वक्त की, या जो लोग काबिज से हो गए थे, जो अपनी बपोती इस चीज को मान चुके थे कि ये तो वक्त की संपत्ति तो हमारी है, हमने इसको किराए पे ले लिया, वही लोग किराए पे ले लेते थे। जो वक्फ बोर्ड के मतलब नुमाइंदे होते थे, कई जगह ये देखने को मिलता है। हम राजस्थान में जयपुर का भी उदाहरण हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ भी बेशकीमती जमीन है एमआई रोड पर, और आप ये पूरा जालूपुरा वाले एरिया में देखिए, उन्होंने इस पर कब्जा किया है। वो मामूली सा किराया वक्फ बोर्ड को देते हैं और वहाँ लाखों रुपए की आमदनी करते हैं। तो इससे आम मुसलमान का तो कहीं फायदा नहीं हुआ। तो ये चीजें हो, और जहां तक ये मस्जिद छीन लेने वाली बात या मदरसों में कब्जा हो जाने वाली बात, ये तो कहीं बेबुनियाद सी लगती है। ये तो एक सोशल मीडिया का फैलाया हो गया प्रोपेगेंडा सा ही लगता है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ना किसी की मस्जिद उठाई जानी है, ना आपका कब्रिस्तान को कोई खतरा है। वो सारी जमीनें पहले से तय हैं और वो जहां कब्रिस्तान है वहीं रहेगा, सरकार ने भी कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ, वो प्रॉपर्टीज जरूर आइडेंटिफाई करके रजिस्टर्ड कराई जाएंगी जिन पे वक्त की संपत्ति है और कोई काबिज है। चलिए, हमारे साथ में रविन्द्र नाथ कौशिक साहब देहरादून से जुड़े हैं, वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कौशिक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी कौशिक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कौशिक साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कौशिक साहब के पार्ट पे, कौशिक साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है, मैं उनको जोड़ने की कोशिश। हाँ कौशिक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही। कौशिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वक्त, आवाज नहीं आ रही, आवाज। जी चले, टेक्निकल टीम उनसे कोऑर्डिनेट कर रही है, मैं उनके क्या अल्फाज हैं इसको लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा। मैं वापस एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। तो राजीव जी, एक इसमें भ्रम की स्थिति ज्यादा कही जा सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन उस विरोध को दबाना मैं नहीं कहूंगा, एक भरोसे की बात है कि भरोसा दिलाने की बात है। और जिन लोगों को अगर राजनीति ही करनी है तो उनका अपना एक सारे रास्ते खुले हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 256 राज्यों को केंद्र के कानून को लागू करने के लिए बाध्य करता है। जैसे ममता बनर्जी का स्टेटमेंट छपा है कि मैं मेरे यहाँ पे कानून लागू नहीं होने दूंगा। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, राज्य रोक पाएगा जब केंद्र ने कानून बना दिया? 256 से यही कहता है कि राज्यों को, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है तो वो मानना होगा। तो रोक सकते हैं ममता बनर्जी, या केवल एक सियासी बयान मान के चले इसे? देखिएगा कि योगेंद्र जी, वहां चुनाव होना है और चुनाव की राजनीति का खेल है। पहले बिहार में, फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और केरल में। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं तो कानून बन गया है। कानून को आप लागू नहीं करोगे, ये कैसे संभव हो सकता है? देश में तो लागू हो गया, लेकिन कुछ नियम बनते हैं राजस्थान में, जैसे लागू होना है तो कुछ चीजें बनती हैं। लेकिन आप ये कह दो कि साहब हम केंद्र के नाते आपको कानून तो मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भले आप, कई लोग 12 याचिकाएं लगी हुई है, लेकिन सरकार ने जितनी जल्दबाजी में, राष्ट्रपति जी ने अगर उस पर साइन कर दिए, दोनों सदनों में पारित हो गया, तो कानून का रूप तो बन गया। कानून को तो नहीं कह सकते कि राज्य सरकार के कि हम लागू नहीं करेंगे। अब ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि राजस्थान में भी वक्फ बोर्ड अलग से बनता है,
वो उनका अनुरूप हम क्या नियम बनाते हैं वो ठीक है, छोटी बड़ी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन केंद्र के अनुरूप ही आपको राज्य वक्फ बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। उसमें अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हम उसके अनुरूप नहीं, हम तो अपने अनुरूप करेंगे, तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता। फिर अगर आप सीधे तौर पर, अब जैसे कई बार क्या हो रहा है कि राज्यपाल विधानसभा के पारित कानून को कानून नहीं बनने देते, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नया कहा है कि भाई अगर आप विधानसभाएं पारित कर देती है और उसके बाद राज्यपाल उसको नहीं रोके रखता है, तो उसको स्वतः ही मान लिया जाएगा कि लागू हो जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट के नए नियम राज्यों के पक्ष में आ रहे हैं, तो राज्यों के लिए वो फायदे की बात है। अगर अब केंद्र अगर वो कानून लागू करता है तो कहते साहब हम तो मानेंगे नहीं, तो ये कैसे दो चीजें लागू होगी कि जब आपका राज्यों की चीजों को राज्यपाल जो कि केंद्र का प्रतिनिधि है उसको अगर देखिए, अब अगर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है ये सब बातें, तो फिर राष्ट्रपति जी की साइन की बात तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर व्याख्या करता है, कोई दिशा निर्देश देता है, वो बात अलग है, लेकिन कोई भी राज्य ये सीधे तौर पर चेतावनी देकर के नहीं कह सकता कि हम तो जी। मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आप भी उसी राज्यपाल से शपथ लिए हुए हो जो कि केंद्र ने नियुक्त किया है। ये अलग से थोड़ी ना आपको आप मुख्यमंत्री बनने का अधिकार आपको मिला। आप देखिए वो तो वहां पे भी आपने देखा कि कुलाधिपति को उसने बीसी के नियुक्ति व्यक्ति में सबको हटा दिया कि भाई हम राज्य सरकार है, हम अपना करेंगे। वो अलग है कि वो अलग चीज, राज्यों की चीजों के अंदर तो राज्य कर सकता है, लेकिन केंद्रीय कानून को मानने के लिए आप देखिएगा नियमों के तहत तो मानना ही पड़ेगा। उसमें कोई आप अपना खुद का नहीं चलता, राज्य अधीन है। तो केंद्र के और राज्यों के बीच में अगर ये संबंध विवाद हो जाएगा तो फिर तो अराजकता और फिर क्या क्या हो सकता है तो आपको पता है। लेकिन मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं कौशिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। रविंद्रनाथ कौशिक साहब हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? कौशिक साहब बिल्कुल आवाज आ रही सर? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा वक्फ बिल को लेकर के क्या लगता है आपको कि राजनीति ज्यादा है या कुछ इसकी हकीकत है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं या किसी तरह का कोई घबराहट है? सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक इसे लागू कराने मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी, लेकिन एक भरोसा दिलाना ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि आम मुसलमान को भरोसा दिलाया जा सके। जो तर्क आप दे रहे हैं कि 75 साल या 70 साल में कुछ नहीं कर पाई दूसरी सरकारें, वो अब मोदी सरकार कर पाएगी, इसी वजह से वक्फ का बिल लेकर के आया गया है, तो ये माना जा सकता है एक भरोसा दिलाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, चुनौती इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती है क्योंकि मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग और प्रभावी वर्ग है जो इस संशोधनों का समर्थन कर रहा है, और वो बहुत ही मुखर समर्थन है। तो अब ये तो जो है मुसलमानों के बीच की संघर्ष है कि जो निहित स्वार्थ हैं वो तो विरोध करेंगे, जो है अनुचित लाभ उठा रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज का, तो वो तो विरोध करना है, उनके स्वार्थ हैं। तो ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक को मूर्ख समझ करके और उनका जो है उनके दम पे सत्ता में मौजूद हैं, जो राजनीति चलाते हैं, तो उनका भी एक स्वार्थ है कि भाई जो सही बात है वो सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी आशाजनक बात है कि 3 तलाक की तरह इस संशोधन बिल को भी मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग का समर्थन है। हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में शादाब शम्स हैं, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि भाई जब से राज्य बना है तब से अब तक जो है जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसके सदुपयोग और दुरुपयोग की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो कन्फर्म है कि अब तक 3 तो प्रशासन रहे हैं, 4 अध्यक्ष रहे हैं, 2 भाजपा के टाइम में रहे हैं, 2 आपकी जो है आपके कांग्रेस के टाइम में रहे हैं। तो यहाँ पर पे जो है बहुत ही पारदर्शिता नहीं, डिजिटलाइजेशन उनका हुआ नहीं, तो कहाँ पे किस प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है कुछ अता पता नहीं है, सब कुछ अंधेरे में। तो ये जो है मतलब बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है लोगों को सच्चाई पता लगेगी, और जब उनका सही इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति से गरीबों की मदद होती दिखाई देगी, जब संस्थाएं बनती दिखाई देंगी, तो फिर
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं लगता। हाँ, ये जो दुष्प्रचार हो रहा है उसके विरोध में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो है लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी दुष्प्रचार हो रहे हैं कि भाई इससे जो है आपकी मस्जिदें छिनने वाली है, कब्रिस्तान छिनने वाले हैं, ये होने वाला वो होने वाला। तो वो जो गलतफहमी है उसको दूर करने की आवश्यकता है, वरना तो मुसलमानों में समर्थन है और लोग इसे बड़ी जो है अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मेरा ऐसा ध्यान है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि एक कुछ लोगों को जो आम भाषा में हम कहते हैं बरगलाया जा रहा है, उन्हें एक भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि ना आपकी मस्जिदें जा रही हैं, ना आपका कब्रिस्तान कहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, उन लोगों की प्रॉपर्टी जरूर हिल सकती है जो वर्षों से काबिज है और मार्केट के अनुसार वो किराया नहीं देंगे। तो आप लोगों को लगता है कि तमाम चीजों का एक समीक्षा करके ये तय किया जाएगा कि जब बगल वाला इतनी प्रॉपर्टी के पैसे इतने दे रहा है तो वक्त की प्रॉपर्टी का इतना क्यों नहीं मिलेगा। एक विरोध जो तबका कर रहा है उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है। कौशिक साहब, वो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। जी यहाँ बिल्कुल। पर गरीब मुसलमान की हालत ये है कि यहाँ राजधानी देहरादून में एक मुस्लिम कॉलोनी है, वो विभाजन के समय जो है सरकार ने बनाई थी। जनसंख्या बढ़ती रही तो उसके बाद जो है गरीब लोग यहाँ पे बस गए कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में बसे तो उन्हें जो है वो पानी का कनेक्शन भी चाहिए, बिजली का भी चाहिए। जब खुदाई शुरू तो पता लगा कि साहब नीचे से हड्डियां निकल रही हैं, तो हंगामा मचा। तो आपके वो पता लगा कि भाई वहां तो कब्रिस्तान था। तो मतलब जो है कब्रिस्तान को जो मुस्लिम माफिया है उन लोगों ने जो है आप कब्जा रखा है और उसके बाद सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमें आपके कब्रिस्तान के लिए जगह दे दीजिए। तो ये एक नेक्सस बन गया है। तो उस नेक्सस का जो है ये अब भंडाफोड़ होने वाला है। जब जांच होगी तब पता लगेगा कि भाई आपके जो है कितने आपके पास कब्रिस्तान थे, आपके कितने बार आपकी जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कितनी आपकी रेजिडेंशियल आपकी प्रॉपर्टी है। एक एक व्यक्ति के पास करोड़ों करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है। और जो आपकी वक्फ बोर्ड है उसे कहीं आपके 25 रुपए किराया मिल रहा है, कहीं आपको 150 रुपए किराया मिल रहा है। तो वो धांधली बंद होगी। और कौशिक साहब, जो गरीब जनता है कुछ लोगों का तर्क इस पे ये, कौशिक साहब कुछ लोगों का तर्क ये है कि जमीनें अलग अलग जगह की दे दी गई हैं बहुत सारे लोगों को, पूंजीपतियों को। अब वक्फ की संपत्ति है उस पर सरकार की निगाहें टिकी हुई है और वो संपत्ति इनडायरेक्टली जो विपक्ष का आरोप है कि अपने मित्रों को देना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है कि महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या उन लोगों का जो तथाकथित धर्मगुरु बने हुए हैं उन लोगों का कहना है कि केवल वक्फ की संपत्ति, रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, अब केवल बस वक्फ की संपत्ति है वो भी देना चाहती है सरकार। कुछ लोगों को ये एक गलतफहमी या फिर इस तरह से कुछ रूमर देकर के उन लोगों को ये महसूस कराया जा रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत खतरे में। देखिए, दो बातें। एक तो जिस वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है उसको सरकार को छुड़ाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है इस तरह कब्जा भी थी, ये हमने छुड़वा दी है। दूसरे, भाई जिन्हें आशंका है वो विजिलेंट रहे। अगर सरकार ऐसा करती है उसे पकड़ें, लोगों को बताएं। भाई आपकी लोकतंत्र का लाभ यही तो है। लोकतंत्र का लाभ यही है कि अगर कोई सरकार को गलत काम कर रही है तो आप बताइए। लेकिन आप पहले ही कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसका तो कोई अर्थ बनता नहीं। बिल्कुल, ये कयास लगाना। चलिए मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने भी सुना होगा कई बार ये इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इनमें भी कहा जा रहा है कि रेलवे की प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी अपने मित्रों को दे दी गई। अब वक्त की जो प्रॉपर्टी है उस पे निगाहें टिकी हुई है सरकार की, ताकि अब ये भी दे दी जाएगी। देखिए योगेंद्र जी, इस तरीके से तो कोई नहीं दे जा सकती। मतलब कोई वक्त की संपत्ति कहीं मित्रों को, ये एक दुष्प्रचार के रूप में भी है। अब ये ठीक है, लोगों का मतलब अपना एक तरीका होता है राजनीति में, मतलब किसी का विरोध करना है तो इस तरीके से किया जाए। लेकिन जबकि इस कानून में कहीं नहीं है कि कोई मस्जिद या कब्रिस्तान या कोई जमीन छीन ली जाएगी और किसी को दे दी जाएगी। ये डिस्प्यूट वाला मामला पे हाई कोर्ट तक जा सकता है आदमी।
पहले हाई कोर्ट में नहीं जा सकता था, ट्रिब्यूनल का फैसला ही इनका मान्य होता था, उसके बाद कोई अपील का कहीं नहीं। इसमें अपील में या इसके खिलाफ में कौन जाता है? इसी वर्ग के लोग जाएंगे कि भाई किसी एक मुस्लिम आदमी ने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया, दान दे दी, और उसका इश्यूज होता है, तो दूसरा मुस्लिम वर्ग का ही व्यक्ति जाएगा कोर्ट में कि साहब देखो उसने उस पर्पज से दी थी, इन्होंने अपने किराए पे उठा दी और किसी ने कब्जा कर लिया, किराया वो 100 रुपए दे रहा है जबकि इसका 1 लाख रुपए किराया है। तो ये सब चीजें धांधली रुकेंगी इस कानून से, इसमें ऐसा कहीं नहीं है। अब मुस्लिम महिलाओं के लिए वक्फ बोर्ड में बनेगा, मुस्लिम महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी, 2 सदस्य मुस्लिम महिलाएं रखना भी अनिवार्य किया है इस कानून में। तो उसके हिसाब से जो आज आप और हम सब इस समाज में रहते हैं, मुस्लिम महिलाओं की दयनीय स्थिति भी देखते हैं। यदि वहां मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर महिला होगी तो वो एक अपने जो के महिलाओं के उन्नति के लिए वक्फ से क्या क्या चीजें करवा सकती है, क्योंकि वक्फ के जो समाज की संपत्ति है वो समाज के ही काम आनी चाहिए। तो ये सब चीजें सुधरेगी, लेकिन अब इसमें समय लगता है। लेकिन आज की तारीख में तो ये है कि भाई जो सत्ताधारी दल है वो मुस्लिम विरोध पे टिका हुआ है, जबकि वो जो सत्ता में दल है वो कहता है कि नहीं हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम समाज का सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, जो एक सरकार का नारा है उसी तहत काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सियासी तौर पे ही देखी जाती हैं कि वो दूसरा जो विरोधी दल है, जब गैर भाजपाई दल है, वो उसको वोट बैंक के तौर पे भी देखते हैं, वो उनमें ये भय पैदा भी कर सकते हैं कि साहब देखो ये तो आपके खिलाफ वाली सरकार है, आपकी संपत्तियों को कब्जा रही है या कहीं दूसरे लोगों को बांट देगी। तो ऐसा संभावनाएं तो मेरे को तो कहीं लगती नहीं है कि इस तरीके से दे दी जाए। यदि दूसरे लोगों को भी दे दी जाए तो किराया जो अभी 1000 रुपए आ रहा है वो हो सकता है 1 लाख आए, और वो 1 लाख आएगा तो वक्त के पास ही आएगा, वक्त वो उसको अपने समाज की बेबूदी के लिए खर्च करेगा। जी चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए विरोध का जो मजमून है वो ये है कि हमारी संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा, कानून बन चुका है और अंधेरे में रख करके कोई कानून नहीं बनाया जाता है। खामियां हो सकती हैं कानून में, लेकिन पूरी तरह से कुछ लोगों के लिए ऐसा बना दिया जाए, आपको लगता है ऐसा कोई कानून नहीं? रास्ते बहुत सारे खुले हुए रहते हैं। अगर इस तरह का कानून बना करके आपके पास में सुप्रीम कोर्ट है, याचिकाएं भी गई हुई हैं, हो सकता है कि आपने जैसे कहा कि कानून तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए जा सकते हैं। जैसे कि काफी मुसलमानों का तर्क है कि इन संपत्तियों को दूसरों को दे दिया जाएगा और इनका एक मिसयूज हो सकता है, जबकि दान, वक्त का मतलब दान उस संपत्ति का देने वाले का मकसद यही होता है कि वेलफेयर के काम आना चाहिए, समाज के किसी भी तरह का वो काम आ सके। तो अगर वो उससे अलग रास्ता अपनाया जाएगा तो इसे चुनौती दी जा सकती है। आज तो चले केवल पूरे कानून को चुनौती दी गई है, अगर ऐसे कुछ होंगे तो पर्टिकुलर केस में चुनौती भी दी जा सकती है, उसके बाद में निर्देश आ सकते हैं। अभी आपको लगता है क्या है कि केवल एक भ्रम के अंदर विरोध हो रहा है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में जब डिस्कस हो रहा था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजें कही थी। अब उसके बावजूद भी आप आरोप लगा रहे हो कि सरकार ने इस बिल को स्पष्ट नहीं किया। जेपीसी में विचार विमर्श के बाद पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ और फिर इसमें संशोधन हुए। ऐसा नहीं कि सरकार ने जैसा बिल पेश किया था वैसा पारित नहीं हुआ है, डिवीजन दिया गया। 3 बार मैंने देखा था कि लोकसभा में भी डिवीजन दिया गया था और राज्यसभा में डिवीजन दिया गया था, और ये कहा गया था कि कुछ चीजें बाकी रह गई है तो जब हम नियम बनाएंगे। देखिए कानून तो बन गया, कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियम और उपनियम बनते हैं, उसकी अनुपालना में हम कुछ परिवर्तन करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि पुरानी चीज को तो छेड़ा ही नहीं जाएगा, जिस दिन से नियम लागू होगा उस दिन से वो सारी चीजें लागू होगी। वो क्या रहा है कि केवल प्रभावित मुस्लिम ही नहीं है ना, संपत्ति तो हिंदू और बाकी की है। अब देखिएगा कांग्रेस ने अभी अधिवेशन किया है, उसने कहा अभी तो मुसलमानों के ऊपर चोट किए, उसके बाद ईसाई पे करेंगे, किस पे करेंगे। सब राजनीतिक खेल ये है कि बिहार का चुनाव है और बिहार में पिछड़ी जाति के मुस्लिमों को इसमें पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार मिला है, जिसके कारण से देखिएगा कि नीतीश कुमार के 4 मुस्लिम पार्लियामेंट के मेंबर थे वो छोड़ के चले गए, साथ साथ थे जो भी, तो ये आरोप लगा के चले गए कि हमको आपने जो विश्वास दिलाया था आपके लोगों ने तो असमर्थन कर दिया। तो जो परिवर्तन का युग आया, देखिए भाजपा बिल्कुल सोच समझ करके बिल लाई है
और लाई इसलिए कि बिहार का चुनाव है, फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, फिर उसके बाद राज्य वो क्या राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। सारा खेल इसके पीछे बहुत कुछ सोच समझ कर, ये नहीं कि राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस बिल को क्यों लाई अभी, ये पहले भी लाया जा सकता था। जेपीसी को सौंपा गया, जेपीसी में कह रहे हैं जो सदस्य थे हमारी बात सुनी गई नहीं और सारी बातें आ गई। तो ये सारी बातें, ये बात सही है कि जिस प्रकार से जगदम्बा पाल बोल रहे थे लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और जो स्पष्ट कर रहे थे और बार बार कहते थे बहुत ज्यादा बोल लिए, अब ऐसा नहीं बोलने देना। तो देखिएगा कि मैं जब चर्चा सुन रहा था उसमें लग रहा था कि राज्य के, देखिए रात को कितनी बजे तक हाउस चला और पारित किया गया, तो उसका मतलब है कि भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये तो करना चाहती थी तत्काल करो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। और अब 12 याचिकाएं है और उसका अर्जेंट सुनवाई करेंगे और उसके बाद क्या व्याख्या होगी वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। चलिए श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, जो भी है कानून बन चुका है, कई जगह इसका विरोध है, विरोध बेशक हो सकता है, लेकिन विरोध के चलते गवर्नमेंट इसे वापस नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं 15 तारीख से इस पे सुनवाई हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ 15 तारीख की डेट सामने आ रही है। खैर, लेकिन अब एक बात जरूर है कि कानून बन चुका है, कानून लागू भी होगा। सरकार लगातार कह रही है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी में तरक्की होगी, आप बैक उसमें नहीं जाएंगे। आप जिस मकसद से वक्त की संपत्तियां बनाई गई थी वो मकसद को पूरा नहीं कर पा रही हैं, अब वो पूरा होगा। आप पूरी तरह से उसके एक लिस्टिंग होगी। तमाम जो चीजें हैं वो होने के बाद में, जैसे भी कौशिक साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी कि देखिए जिस मकसद से सरकार कानून लेके आई थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। खैर चलिए, खामियां हो सकती है, इसे इनकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह से ही एक ही मकसद से बनाया गया हो ऐसा भी नहीं होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।